Hi friends, you are very most welcome on यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर, बिल्कुल रेगुलर की तरह। देखो, आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर या मॉडल पेपर सेट है 39वां। कौन सा है? मॉडल पेपर सेट 39वां है। 39वां मॉडल पेपर सेट है और ये जो हमारा सेट है उसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 484 से लेकर 496 तक 12 क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। और इसमें यदि आपका 60% स्कोर होता है तो समथिंग आपके 6 क्वेश्चन सही होता है, तो समझो आपका स्कोर बेस्ट है। और यदि आपके यहाँ पर 7 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका समथिंग 70% के आसपास रिजल्ट रहेगा, तो आपका स्कोर गुड है। और यदि आपका यहाँ पर 8 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका जो स्कोर है वो एक तरीके से मैं बोलूँ बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा वाला स्कोर हो रहा है आपका। और यदि आपको इन सभी क्वेश्चंस की PDF लेनी है और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, उसमें आप जुड़ सकते हो। इस ग्रुप में मैं रेगुलर PDF प्रोवाइड करवाता हूँ। और इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक है t.me/UGC-NET with अजय, तो इस पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे जो मेन टॉपिक आज का उसके ऊपर। और जो हमारा मेन टॉपिक आज का वो है, ये क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल अभिनतिक रचना के लिए उत्तरदायी है। देखो, सबसे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ उससे पहले कि प्लीज़ आप यदि नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मैं टोटल इसी तरीके के 484 क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ और ऐसे ही मैं बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड करूँगा यहाँ पर। तो प्लीज़ आप चैनल के ऊपर नए हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसको हम 484वां क्वेश्चन कहेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा बल अभिनतिक रचना के लिए उत्तरदायी है। तो बताओ कि इनमें से कौन सा बल है जो अभिनतिक रचना के लिए उत्तरदायी है। तो देखो, यहाँ पर ये डायरेक्ट इसका आंसर दिख रहा है यहाँ पर आपको। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भूपर्पटी संपीड़न, कि भूपर्पटी संपीड़न की वजह से अभिनतिक रचना का निर्माण होता है। देखो, भूपर्पटी संपीड़न क्या होता है? भूपर्पटी संपीड़न बल द्वारा पर्वतों और भू अभिनतियों का निर्माण होता है। जो भूपर्पटी संपीड़न होता है, भूपर्पटी संपीड़न के कारण किन-किन का निर्माण होता है? एक तो निर्माण होता है पर्वतों का और दूसरा निर्माण होता है भू अभिनति घाटियों का। भूपर्पटी संपीड़न की वजह से किस किस का निर्माण हो रहा है? पर्वतों का और भू अभिनतिक घाटियों का। देखो, संपीड़न क्या होता है? संपीड़न में क्या होता है? देखो, दो बल होते हैं, एक तनाव होता है और एक संपीड़न होता है। तनाव में क्या होता है? खिंचाई होती है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं। और जो संपीड़न होता है उसमें क्या होता है? दबाव होता है, एक दूसरे की ओर आते हैं। क्या होता है? एक दूसरे की ओर आते हैं। संपीड़न में ये स्थिति होती है, जैसे संपीड़न का डायग्राम बना देता हूं मैं पहले। जैसे एक चट्टान ये है और एक चट्टान ये है, ये आपस में इस दिशा में आ रही है, एक दूसरे से टकरा रही है। तो ये स्थिति तो क्या है? संपीड़न है। और यदि इसकी जगह ये ऐसे हो, बिल्कुल अपोजिट दिशा में जा रही है, तो ये क्या है? तनाव। एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही है, तनाव हो रहा है, एक दूसरे की ओर आ रही है, संपीड़न हो रहा है। तो भूपर्पटी संपीड़न बल की वजह से किन-किन का निर्माण हो रहा है? एक तो पर्वतों का निर्माण हो रहा है और दूसरा भू अभिनतिक घाटियों का निर्माण हो रहा है। संपीड़न बल
की वजह से ऊपर उठने वाला भाग पर्वत व नीचे धंसने वाला भाग अभिनति घाटियां कहा जाता है। कि जब संपीड़न होता है, दो चट्टानें एक दूसरे की ओर आती हैं, ये दोनों चट्टानें जब एक दूसरे की ओर आएंगे तो जब इनका जो बीच का क्षेत्र है, क्या है बीच का क्षेत्र, मैं एक दोबारा बना के दिखाता हूँ डायग्राम। सपोज दैट एक ये चट्टान है और एक ये चट्टान है। ये चट्टान इस साइड से इस साइड आ रही है और ये चट्टान इस साइड से इस साइड आ रही है, और यहाँ पर बीच में क्या है, एक चट्टान है दूसरी, बिल्कुल ऐसे कोई भी चट्टान है। अब जब ये दोनों चट्टानें आपस में अभिसरित हो रही हैं तो ये जो बीच की चट्टान है इसका क्या होगा, इसका संपीड़न होगा, और संपीड़न होगा तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से ये चट्टान इस तरीके से जाएगी, मतलब इसका कुछ भाग तो ऊपर की ओर निकल जाएगा और कुछ भाग नीचे की ओर धंस जाएगा। तो जो ये ऊपर का उठा हुआ भाग है ये तो पर्वत कहलाता है, और जो भाग नीचे धंस जाता है उसको भूनतिक घाटी कहते हैं। ध्यान रखना, जो भाग ऊपर उठ रहा है उसको पर्वत बोल रहे हैं, जो भाग नीचे जा रहा है उसको भू अभिनतिक घाटी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। देखो आगे देखते हैं, सिंधु, गंगा, फारस की खाड़ी आदि संपीड़न बल से उत्पन्न भू अभिनतिक घाटियों के मुख्य उदाहरण हैं। जो सिंधु नदी है, गंगा नदी है और फारस की खाड़ी, ये सारी की सारी क्या है, भू अभिनतिक घाटियों के उदाहरण हैं। किसके, भू अभिनतिक घाटियों के उदाहरण हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, पदस्थली, पेडिप्लेन तथा इंसेलबर्ग किस क्षरण चक्र की वर्धावस्था के लक्षण हैं। कि पदस्थली या पेडिप्लेन तथा इंसेलबर्ग किस क्षरण चक्र की अवस्था के लक्षण हैं। तो भाई लोगों इसका सही आंसर है शुष्क अवस्था। किसके, शुष्क अवस्था के लक्षण है कि शुष्क एवं अर्धशुष्क पर्वतपदीय प्रदेशों में अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में या वृद्धावस्था में बने संप्राय मैदान को पेडिप्लेन बोलते हैं। कि शुष्क और अर्धशुष्क पर्वतीय पदीय प्रदेशों में, पर्वत पदीय प्रदेशों का मतलब होता है पर्वतों के किनारे वाले भाग में, जैसे ये कोई पर्वत है और इसका ये कोई किनारा है, तो ये जो किनारा है इस किनारे वाले भाग में यदि अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में संप्राय मैदान का निर्माण होता है तो उसे पेडिप्लेन कहते हैं। दोबारा से ध्यान रखना, पेडिप्लेन शुष्क व अर्धशुष्क पर्वतपदीय प्रदेशों में अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था या वृद्धावस्था में बने संप्राय मैदान को कहते हैं। और पेडिप्लेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेस्टर किंग ने किया था। किसने किया था, लेस्टर किंग ने। कि पेडिप्लेन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, लेस्टर किंग ने। ठीक है, अब भाई आगे आते हैं, थोड़ा सा आप कहोगे तो आ जाऊंगा वरना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समान प्रक्रियाओं को नहीं दर्शाता है। कि इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो समान प्रक्रियाओं को नहीं दर्शाता है। ऑप्शन ए है पटल विरूपण, दूसरा है वलन, तीसरा है संवलन और चौथा है अपसल्कन। क्या है, अपसल्कन है। तो भाई यहाँ पर सही आंसर अपसल्कन ही है। जो अपसल्कन है वो बाकी तीनों प्रक्रियाएं हैं, पटल विरूपण है, वलन है और संवलन, इन तीनों से अलग है। देखो पटल विरूपण, वलन और संवलन आंतरिक बलों द्वारा संपन्न होने वाली प्रतिक्रियाएं हैं। पटल विरूपण, वलन और संवलन आंतरिक बलों द्वारा उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रियाएं हैं, जबकि अपसल्कन बाह्य बलों से संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। अपसल्कन को उधड़ना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उधड़ना भी बोलते हैं। अर्थात अपक्षय द्वारा धरातल की सतह अपर्दनकारी बलों की सहायता से परत दर परत उधड़ने की प्रक्रिया को एक्सफोलियन या अपसल्कन कहते हैं। कि अपक्षय द्वारा धरातल की सतह अपर्दनकारी बलों की सहायता से परत दर परत उड़ने की प्रक्रिया को एक्सपोलियन या अपसल्कन कहते हैं।
ठीक है। तो अपसल्कन जो प्रक्रिया है वो अपक्षय और अपर्दन दोनों प्रक्रियाओं से प्रभावित प्रक्रिया है। जो अपसल्कन है उसमें अपक्षय और अपर्दन दोनों प्रक्रियाओं का योगदान होता है। जो अपसल्कन है उसमें अपक्षय और अपर्दन दोनों प्रक्रियाओं का योगदान होता है। अब आते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से किसमें बहाव की दिशा चट्टानी बनावट के द्वारा नियंत्रित होती है। कि इनमें से कौन सा है जिसके बहाव की दिशा चट्टानी बनावटों के द्वारा नियंत्रित होती है। तो भाई इसका बिल्कुल सही आंसर है, वो है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए, अनुवर्ती सरिताएं। देखो मैं यहाँ पर डेस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ा चुका हूँ अनुवर्ती सरिताओं को, एक्रमवर्ती सरिताओं को, मतलब जो नदी संरचना प्रतिरूप है उनको मैं यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखें, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन बनता है। जो नदी संरचना के प्रतिरूप हैं वहाँ से हर बार एक क्वेश्चन बनता है और आगे भी बनेगा, इसलिए उसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर इतना ही बताता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर ए है, अनुवर्ती सरिताएं। अब देखो अनुवर्ती सरिताएं क्या होती हैं, ये देख लेते हैं हम। अनुवर्ती नदी के बहाव की दिशा चट्टानी बनावट द्वारा नियंत्रित होती है। कि जो अनुवर्ती नदी होती है उसके जो बहाव की दिशा वो चट्टानी बनावट के द्वारा नियंत्रित होती है। चट्टानी बनावट का मतलब है कि जिस दिशा में चट्टानों का ढलान है पानी उसी दिशा में बहता है। जिस दिशा में नदियों के चट्टानों का ढलान है नदियों का जल उसी दिशा में बहता है। क्योंकि अनुवर्ती नदी चट्टानों की संरचना के प्राथमिक ढाल के अनुसार प्रभावित होती हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सरिताएं हैं जो चट्टानी संरचना के प्राथमिक ढाल का अनुसरण करती हैं। किसका? चट्टानी संरचना के प्राथमिक ढाल का अनुसरण करती हैं, तो वो है अनुवर्ती सरिताएं। और इन अनुवर्ती सरिताओं को नदी धारा भी बोलते हैं, डिप स्ट्रीम भी बोलते हैं। और जो ये अनुवर्ती सरिताएं हैं वो जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। कैसे का? जालीनुमा प्रवाह प्रणाली का निर्माण करती हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सरिताएं जालीनुमा प्रवाह प्रणाली का निर्माण करती हैं, तो वो है अनुवर्ती सरिताएं। कौन सी सरिताएं? अनुवर्ती सरिताएं। अब आ जाओ भाई आगे। मैं यहाँ आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा, ऑप्शन दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पर मैं पहले मिला रखा हूँ। क्योंकि आज जो मैं PDF उठाया हूँ वो वहाँ से उठाया हूँ मैं, जो क्वेश्चन मैंने पहले पढ़े हुए थे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं किस तरीके से पढ़ा था। देखो यहाँ पर B भी लिखा हुआ है, Z भी लिखा हुआ है, A भी लिखा हुआ है। अब तक आप सोच रहे होंगे कि ये A B C D ये इसके आंसर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो A Z B लाइन, ब्लू पेन, कहीं ब्लैक पेन, कहीं पेंसिल, कहीं मार्कर, ये सभी क्या है? ये मेरे रिवीजन है कि जब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा और मेरे ये क्वेश्चन याद हो गया तो मैंने इसको A नाम दे दिया। फिर जब मैंने दोबारा से फिर पढ़ा, फिर ये मेरे क्वेश्चन याद हो गया तो इसको मैंने B नाम दे दिया। फिर इसको मैं दोबारा पढ़ा, फिर मेरे क्वेश्चन याद हो गया तो इसको मैंने Z नाम दे दिया। ठीक है, तो ये नाम का मतलब ये है यहाँ पर। देखो एक बार देख लेते हैं। वायु क्षरण के द्वारा बरखान का निर्माण होता है, भूजलीय हास के द्वारा स्टेलेग्माइट का निर्माण होता है, हिमनदीय जमाव के द्वारा ड्रमलिन का निर्माण होता है और नदी अपर्दन के द्वारा समतलीकृत मैदान का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? समतलीकृत मैदान का। ठीक है, अब एक बार बता देता हूं मैं, देख लो। वायु द्वारा निक्षेपित बालू से बना अर्धचंद्राकार टीला बरखान कहलाता है। कि वायु द्वारा निक्षेपित बालू से बना अर्धचंद्राकार टीला बरखान कहलाता है।
भूमिगत जल के रिसाव से भूमिगत गुफ की सतह पर बनी स्तंभनुमा आकृति को स्टैलेक्टाइट कहते हैं, स्टैलेग्माइट कहते हैं, सॉरी स्टैलेग्माइट कहते हैं। देखो, नदी, पवन, हिमानी, परिहिमानी, भूमिगत जल, इनके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, इनके द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ, इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य और इनके महत्वपूर्ण बिंदु, इन सभी का मैं वीडियो बना रखा हूँ यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी में। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर ज्योग्राफी फॉर नेट जेआरएफ नाम से प्लेलिस्ट है, उसको ओपन करें और जियोमॉर्फोलॉजी में जाएं। जियोमॉर्फोलॉजी के वीडियो आपको थोड़ा अंदर जाने पर मिलेंगे, उसमें 160 वीडियो हैं। थोड़ा आप नीचे जाओगे तो आपको जियोमॉर्फोलॉजी के वीडियो मिल जाएंगे और उसमें आप ढूंढ लेना। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको। अब मैं अलग सिस्टम कर रहा हूँ, जैसे ओशिनोग्राफी है, उसको आपको बिल्कुल नहीं ढूंढना पड़ेगा, डायरेक्टली मिल जाएगा आपको, ठीक है। हिमनदियाँ जमाव से बनी अंडे की टोकरी के सदृश स्थलाकृति को ड्रमेलिन कहते हैं। कि जो हिमनदियाँ जमाव से बनी अंडे की टोकरी के सदृश स्थलाकृति को ड्रमेलिन कहते हैं। जो ड्रमेलिन होता है वो इस तरीके से बनता है, इस तरीके से होता है ड्रमेलिन। अब ये क्या दिख रहा है आपको? एक अंडे की टोकरी के समान दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? ड्रमेलिन बोलते हैं। आगे बात करते हैं, नदी द्वारा स्थलाकृतियों के लगातार अपरदन से बनी संप्राय मैदानी स्थलाकृति पेनिप्लेन कहलाती है। यहाँ पर पेनिप्लेन है, यहाँ पर आप पेनिप्लेन लिखा हुआ है लेकिन पेनिप्लेन है ये, कि नदी द्वारा स्थलाकृतियों के लगातार अपरदन से बनी संप्राय मैदानी स्थलाकृतियों को पेनिप्लेन कहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ भाई थोड़ा सा आगे। जलारेख हाइड्रोग्राफ की सहायता से क्या अंकित किया जाता है? जलारेख हाइड्रोग्राफ की सहायता से क्या अंकित किया जाता है? ऑप्शन ए है वायु की तीव्रता, ऑप्शन बी है वाष्प अवधारणा, ऑप्शन सी है सापेक्षिक आर्द्रता और ऑप्शन डी है जल निकास। तो बताओ भाई कि हाइड्रोग्राफ की सहायता से क्या अंकित किया जाता है? तो सुन लो, हाइड्रोग्राफ की सहायता से, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब तक आप चीटिंग कर रहे थे, मैं आपको मौका दे रहा था टीपने का, यहाँ पर दिखाओ क्या आएगा इसका आंसर, मेरे को भी बताओ, जल्दी बताओ। तो लो मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर है सापेक्ष आर्द्रता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि जलारेख या हाइड्रोग्राफ की सहायता से सापेक्षिक आर्द्रता को दर्शाया जाता है। थोड़ा सा पढ़ लो आप। सापेक्षिक आर्द्रता, इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं, से अभिप्राय है कि किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित वास्तविक जलवाष्प की मात्रा तथा वायु द्वारा जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। दोबारा बताता हूँ कि किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित वास्तविक जलवाष्प की मात्रा तथा वायु द्वारा जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को वायु की सापेक्षिक या रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और सापेक्षिक आर्द्रता को मापने का सूत्र है वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा अपॉन वायु द्वारा जलवाष्प धारण करने की क्षमता मल्टीप्लाई 100। कि जो सापेक्षिक आर्द्रता है उसका फॉर्मूला है वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा बटा वायु द्वारा जलवाष्प धारण करने की क्षमता मल्टीप्लाई बाई 100। सापेक्षिक आर्द्रता को प्रदर्शित करने की आरेखीय विधि को हाइड्रोग्राफ कहते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता को प्रदर्शित करने की आरेखीय विधि को हाइड्रोग्राफ कहते हैं। जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाता है तो वायु संतृप्त होकर संघनन प्रारंभ कर देती है। कि जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है, 100% हो जाती है, तो क्या होता है? तो वायु पूर्णतः संतृप्त हो जाती है और उसका संघनन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर देख लिया आपने, अब तो कोई दिक्कत नहीं है।
वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वृद्धि निम्नलिखित में से संबद्ध है। कि वातावरण में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसकी मात्रा किससे संबंधित है? तो भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ने से ओजोन परत का ह्रास हो रहा है। किसका? ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, ओजोन परत का नुकसान हो रहा है। एक बार पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात को। देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC की वृद्धि से ओजोन गैस का क्षरण हुआ। सर्वप्रथम इस साक्ष्य की जानकारी 1985 में जोसेफ फॉरमैन ने अंटार्कटिका अध्ययन से प्रस्तुत की कि CFC गैस के कारण ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, क्षरण हो रहा है। और इस बारे में सबसे पहले जानकारी 1985 में जोसेफ फॉरमैन नामक विद्वान ने अंटार्कटिका के अध्ययन के समय दी। और विश्व स्तर पर सर्वप्रथम ओजोन विनाश को रोकने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। कि जब फॉरमैन महोदय ने 1985 में बताया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन परत पर छेद हो रहा है, और वो उस समय की बात है जब वो अंटार्कटिका में शोध कर रहे थे। तो उसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ 1987 में, जिसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं। और उस समझौते का मेन टारगेट था दो। पहला टारगेट था ओजोन विनाश को रोकना, और दूसरा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को कम करना। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई नेक्स्ट बिंदु पर। भूकंप के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? तो भाई जो भूकंप का उद्गम बिंदु है उसको बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? सिस्मिक फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्मिक फोकस बोलते हैं। देखो, भूगर्भ में जहां भूकंप का सबसे पहले आविर्भाव होता है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप मूल कहते हैं, सिस्मिक फोकस बोलते हैं। और पृथ्वी धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंपीय लहरों का अनुभव होता है उसे भूकंप का अधिकेंद्र या एपिसेंटर बोलते हैं। देखो होता क्या है, जब मैंने खुद ने भी पढ़ा रखा है, यहाँ पर इस तरीके से होता है। इस तरीके से होता है, यहाँ पर एक बिंदु है और एक बिंदु यहाँ पर है, थोड़ा ऊपर है ये। अब ये वाला बिंदु है, ये तो कौन सा है? सिस्मिक फोकस है। और ये वाला क्या है? एपिसेंटर है। जो बिल्कुल टॉप वाला है वो एपिसेंटर है, उससे जस्ट नीचे सिस्मिक फोकस रहता है। ठीक है, और ये भूकंपीय तरंगे हैं, वेव है। ठीक है, भूकंपीय तरंगों को 3 भागों में विभाजित किया गया। प्राथमिक तरंगे, जिन्हें पी तरंगे बोलते हैं, ये तीनों माध्यमों में चलती हैं, ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद आता है द्वितीयक तरंगे, जिन्हें गौण तरंगे बोलते हैं, एस तरंगे बोलते हैं, सेकेंडरी वेव। ये केवल ठोस में चलती हैं, द्रव में जाते ही विलुप्त हो जाती हैं। और उसके बाद आता है धरातलीय तरंगे, विनाशकारी तरंगे, एल तरंगे। एल का मतलब है लैंडफॉर्म या लॉन्ग वेव। जो एल का मतलब है लैंडफॉर्म या लॉन्ग वेव है। तो ये सबसे लंबी तरंगे होती हैं। जो धरातलीय तरंगे होती हैं, विनाशकारी तरंगे होती हैं, लॉन्ग वेव तरंगे होती हैं, जिसको एल बोलते हैं, ये सबसे लंबी होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है भूतलीय ताप व्युत्क्रम निम्नलिखित में से संबंधित है। कि भूतलीय ताप व्युत्क्रम किससे संबंधित है? ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान का बढ़ना, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान का घटना, ऊंचाई घटने के साथ तापमान का घटना, और ऊंचाई घटने के साथ तापमान का बढ़ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर तो बताना ही पड़ेगा आपको। किसी भी हालत में बताओ, मेरे को नहीं पता है, मेरे को केवल इस क्वेश्चन का सही आंसर चाहिए। तो भाई लोगों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान का बढ़ना ही तापीय व्युत्क्रम कहलाता है। ठीक है, कभी कभी ठंडी लंबी सर्दी की रात्रियों में
ऊंचाई और तापमान घटने की बजाय ऊंचाई की और तापमान घटने की बजाय क्रम में पाया जाता है, इसे तापमान का व्युत्क्रम बोलते हैं। कि कभी कभी क्या होता है, ठंडी लंबी रात्रि में, ठंडी लंबी रातों को क्या होता है कि जब नॉर्मल तरीके से क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, लेकिन कभी कभी जब लंबी और ठंडी रात होती है तो उसमें क्या होता है, जो तापमान है वो ऊंचाई के साथ साथ बढ़ने लग जाता है, जिसको तापीय व्युत्क्रम कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु वर्गीकरण में वाष्पोत्सर्जन की अवधारणा का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? जलवायु वर्गीकरण में वाष्पोत्सर्जन की अवधारणा का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए थॉर्नवेड द्वारा, ऑप्शन बी कोपेन द्वारा, ऑप्शन सी कैंड्रू द्वारा और ऑप्शन डी आर्चिटन मिलर द्वारा। तो भाई इसका सही आंसर है ऑप्शन ए थॉर्नवेड द्वारा। कि जलवायु वर्गीकरण में वाष्पोत्सर्जन की अवधारणा किसने दी थी? थॉर्नवेड ने दी थी। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। थॉर्नवेड एक अमेरिकी जलवायु वैज्ञानिक है, जलवायु विज्ञान के वैज्ञानिक हैं। कि जो थॉर्नवेड है वो अमेरिका के हैं, जो कि जलवायु विज्ञान के एक वैज्ञानिक हैं। उन्होंने अपना पहला जलवायु वर्गीकरण 1931 में प्रस्तुत किया था और यह वर्गीकरण कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से प्रभावित था। और इन्होंने अपने जलवायु वर्गीकरण में वर्षण प्रभाविता, तापमान दक्षता को आधार बनाया। किस किस को आधार बनाया? तापमान दक्षता और वर्षण प्रभाविता को। और टोटल मुख्य 5 जलवायु प्रदेशों को में डिवाइड किया इन्होंने। पहला ए, कैपिटल ए का मतलब होता है अत्यधिक आर्द्र, जहाँ पर बहुत बरसात होती है। उसके बाद होता है कैपिटल बी, आर्द्र, जहाँ पर वन पाए जाते हैं। उसके बाद होता है कैपिटल सी, उपाद्र, जहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। उसके बाद है डी, अर्धशुष्क, जहाँ स्टेपी वन पाए जाते हैं। और 5वां है ई, शुष्क, जहाँ पर मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। थॉर्नवेड ने 1948 में इस जलवायु वर्गीकरण को संशोधित किया और संभाव्य वाष्पोत्सर्जन का वर्गीकरण का आधार बनाया, जो एक जटिल प्रक्रिया है। कि थॉर्नवेड एक अमेरिकन जलवायु विज्ञान के वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपना पहला जलवायु वर्गीकरण 1931 में दिया, जो कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण पर आधारित था। और उनका यह जलवायु वर्गीकरण वर्षण प्रभाविता और तापमान की दक्षता पर आधारित था। और इस जलवायु वर्गीकरण में उन्होंने विश्व को टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी और कैपिटल ई, जिनको इस प्रकार से इन्होंने डिवाइड किया। उसके बाद 1948 में उन्होंने अपने 1931 के जलवायु वर्गीकरण में संशोधन किया और अपना जो 1948 का जलवायु वर्गीकरण था उसका आधार था संभाव्य वाष्पोत्सर्जन, पोटेंशियल एवापोर्टेंशिएशन। क्या था? संभाव्य वाष्पोत्सर्जन। तो आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ यदि इस चैनल के ऊपर आप नए हो तो इसको अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और ध्यान रखो, आपको इनमें से कोई भी चीज़ लिखनी नहीं है, आप मेरे से PDF ले लेना, इनको यहाँ पर याद करने की कोशिश किया करो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के दिखाओ और फिर मैं करवाता हूँ आपका बहुत अच्छा स्कोर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। देखने के लिए बाय, थैंक्स।